नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर खुद से कहते हैं, यार, काम करने का मन नहीं है? क्या आप ये मानते हैं कि आप आलसी हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि जिस आलस को हम अब तक कमजोरी मानते आए हैं, उसी में छिपा है एक ऐसा राज जो अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो हम कम मेहनत में भी बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अनोखी और सोच बदलने वाली किताब की, द आर्ट ऑफ लाजीनेस। यह किताब बताती है कि कैसे आलसी लोग भी अगर सही रणनीति अपनाएं तो वे न केवल स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा उत्पादक और प्रभावशाली भी बन सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इस किताब का सार समझते हैं, जहां आलस को एक कमजोरी नहीं बल्कि एक कला और रणनीति के रूप में देखा गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, यह आपकी सोच, आदतों और जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 1, आलस को समझना, लजीनेस की नई परिभाषा। हम में से ज्यादातर लोग जब आलस शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बिना कुछ किए मोबाइल चला रहा है या दिन भर टालमटोल कर रहा है। समाज में आलसी व्यक्ति को अक्सर निकम्मा, गैर जिम्मेदार और असफल माना जाता है। लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब की शुरुआत ही इस आम सोच को चुनौती देकर होती है। लेखक का कहना है कि आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह हमारी अंदरूनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का संकेत हो सकता है। असल में आलस एक प्राकृतिक चेतावनी है जो हमें कहता है, रुको, सोचो और समझदारी से काम करो। लेखक इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आलस एक ऐसा फिल्टर है जो हमें अनावश्यक कामों से बचा सकता है। जब हम किसी काम को करने से पहले रुकते हैं, टालते हैं या उस पर दोबारा विचार करते हैं, तो कई बार हम पाते हैं कि वह काम उतना जरूरी नहीं था जितना हमने सोचा था। यह रुकने की क्षमता, जो आलस कहलाती है, हमें अनावश्यक भाग दौड़ से बचा सकती है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकती है। लेखक इसे स्मार्ट आलस कहते हैं, जहां आप बिना भागे सोच समझकर सही फैसले लेते हैं। इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्हें उनके समय में आलसी समझा गया, लेकिन उनकी सोच ने दुनिया बदल दी। उदाहरण के लिए आर्किमिडीज, जिन्हें बाथटब में आराम करते समय यूरिका का विचार आया, या न्यूटन, जो पेड़ के नीचे बैठकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक पहुंचे। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को रुकने का समय देते हैं, तब वह सबसे रचनात्मक और गहरा सोच पाता है। यही वो पल होते हैं जब असली इनोवेशन जन्म लेता है। आगे चलकर लेखक यह भी बताते हैं कि आलसी लोग अक्सर ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वे मेहनत से नहीं, समझदारी से काम करते हैं। उनका दिमाग यह सोचता है कि काम को आसान कैसे बनाया जाए, उसे बार बार करने से कैसे बचा जाए, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कम समय और कम ऊर्जा में ज्यादा प्रभाव डाला जा सके। यही सोच उन्हें ऑटोमेशन, सिस्टम्स और प्रोडक्टिव शॉर्टकट्स की ओर ले जाती है। कई बार तो यही आलसी सोच एक पूरी तकनीक या बिजनेस मॉडल की शुरुआत बन जाती है। लेखक आलस को एक तरह की आंतरिक चेतावनी मानते हैं। जब आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता, तो हो सकता है कि आपके अंदर की आवाज कह रही हो कि यह काम आपके लिए जरूरी नहीं है, या आप थक चुके हैं और आपको रुकना चाहिए। ऐसे में आलस को दबाने की बजाय उसकी बात सुननी चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या यह काम वाकई जरूरी है? क्या कोई और आसान तरीका है? या क्या यह काम मुझे ही करना चाहिए? ये सवाल आपको ज्यादा जागरूक और समझदार बनाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आलस से भागो मत, बल्कि उसे समझो। हो सकता है कि यही आलस, अगर सही तरीके से दिशा दी जाए, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी काम से दूर हटता पाएं, तो खुद को कोसने की बजाय सोचिए, क्या मैं सिर्फ आलसी हूं या फिर समझदारी से सोच रहा हूं? भाग 2, हार्डवर्क बनाम स्मार्ट वर्क। समझदारी से काम करना ही असली मेहनत है। हमारे समाज में मेहनत यानी हार्डवर्क को हमेशा सबसे बड़ा गुण माना गया है। मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जैसी बातें हमने बचपन से सुनी है। लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब में लेखक इस सोच पर एक नया दृष्टिकोण पेश करते हैं।
उनका मानना है कि आज के समय में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क यानी समझदारी से किया गया काम कहीं ज्यादा जरूरी और कारगर है। लेखक यह नहीं कहते कि मेहनत गलत है, लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और सोचेंगे नहीं कि क्या वह मेहनत सही दिशा में है, तो आप थक भी जाएंगे और पीछे भी रह जाएंगे। लेखक के अनुसार आलसी लोग अक्सर ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे काम कम समय में और कम प्रयास में पूरा हो जाए। ये लोग काम को टालते नहीं हैं, बल्कि काम को ऑप्टिमाइज करने के तरीके खोजते हैं। वे सोचते हैं, क्या मुझे हर बार ये काम खुद करना चाहिए, या क्या मैं इस प्रक्रिया को आसान बना सकता हूं? यही सोच उन्हें ऑटोमेशन, शॉर्टकट्स और सिस्टम डेवलप करने की ओर ले जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक प्रोग्रामर जो रोज एक ही तरह का कोड बार बार लिखता है, अगर वो थोड़ा आलसी हुआ तो वह एक स्क्रिप्ट बना देगा जो वह काम अपने आप कर दे। इस एक बार की सोच से उसने न केवल अपना समय बचा लिया, बल्कि आने वाले कई घंटों की मेहनत से भी खुद को मुक्त कर लिया। यहां लेखक एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर किसी दफ्तर में दो लोग हैं, एक जो दिन भर लगातार काम करता रहता है और दूसरा जो काम करने से पहले बैठकर सोचता है, योजना बनाता है और फिर एक स्मार्ट तरीका अपनाकर कम समय में वही काम पूरा कर लेता है, तो आप किसे ज्यादा समझदार कहेंगे? लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति पहले सोचता है और फिर स्मार्ट तरीके से काम करता है, वही असली प्रोडक्टिव व्यक्ति है। यही आलसी व्यक्ति, जिसे समाज अक्सर गलत समझता है, असल में एक दूरदर्शी होता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच सबसे बड़ा फर्क सोचने की आदत है। जो लोग हर काम को मेहनत से करने की ठान लेते हैं, वे अक्सर थक जाते हैं या बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। वहीं स्मार्ट वर्क करने वाले लोग अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। वह हर काम को टालते नहीं, बल्कि पहले उसका अवलोकन करते हैं, उसे समझते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसे बेहतर बनाते हैं। यही सोच उन्हें ज्यादा रचनात्मक और नवाचारी बनाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि स्मार्ट वर्क सिर्फ काम को छोटा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सोचने की प्रक्रिया है। इसमें आप यह तय करते हैं कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा नहीं, किससे आपको खुद करना है और किसे किसी और को सौंपा जा सकता है। यह वह मानसिकता है जो आपको लगातार बेहतर बनाती है, और यही आलस की असली कला है। क्योंकि आलसी व्यक्ति खुद से यह सवाल करता है, क्या मुझे यह करना भी चाहिए? और यही सवाल उन्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां मेहनत कम लेकिन परिणाम बड़े होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप सिर्फ हाथ पैर की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सोच नहीं रहे कि वह मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं, तो आप असल में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेखक कहते हैं, स्मार्ट लेजी पीपल ऑफ्टन आउट परफॉर्म हार्ड वर्किंग पीपल बिकॉज दे थिंक बिफोर दे एक्ट। यानी जो लोग सोच समझकर काम करते हैं, वे अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं। इसलिए जरूरी यह नहीं कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करें, बल्कि जरूरी यह है कि आप सोच समझकर, रणनीति से और कम प्रयास में बड़ा असर डालने का तरीका खोजें। यही है स्मार्ट आलस, और यही है द आर्ट ऑफ लेजीनेस का अगला महत्वपूर्ण सबक। भाग 3, प्रोडक्टिव आलस कैसे बनाएं? कम मेहनत, ज्यादा असर। अब तक आपने समझा कि आलस सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका भी हो सकता है। आपने यह भी जाना कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इस आलस को हम वाकई एक साधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपने आलसी स्वभाव को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब का तीसरा भाग यही सिखाता है कि आलस को एक रणनीति में कैसे बदला जाए। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रोडक्टिव आलसी बनने की क्षमता होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम कम करे, लेकिन वो काम सही हो, असरदार हो और समय पर हो। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आलस हमेशा निष्क्रियता नहीं है। कई बार हम किसी चीज को टालते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह काम उतना जरूरी नहीं है या उसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है। ऐसे में यदि हम उस टालने के समय को सोचने, योजना बनाने और सुधारने में लगाएं, तो वह आलस असल में उत्पादक बन जाता है। लेखक प्रोडक्टिव आलस के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले है काम को सिस्टम में बदलना। यानी अगर कोई काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो उसे एक सिस्टम में ढालिए, जैसे रूटीन बनाना, चेकलिस्ट तैयार करना या किसी टूल का इस्तेमाल करना जिससे आपका समय और ऊर्जा बचे।
आलसी लोग इसमें माहिर होते हैं क्योंकि वे खुद को हर बार वही मेहनत करते हुए नहीं देख सकते। दूसरी तकनीक है डेलीगेशन, यानी काम सौंपना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे कोई और बेहतर या जल्दी कर सकता है तो उसे सौंप दीजिए। लेखक कहते हैं कि स्मार्ट आलसी लोग जानबूझकर अपने ऊपर ज्यादा काम नहीं लेते, बल्कि जरूरी कामों पर ही ध्यान देते हैं। वे बिजी दिखने की बजाय इम्पैक्टफुल बनने की कोशिश करते हैं। तीसरी तकनीक है परेटो सिद्धांत, यानी 80-20 नियम। लेखक कहते हैं कि 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयास से आता है। जरूरत बस यह पहचानने की होती है कि वह 20% काम कौन सा है। प्रोडक्टिव आलसी लोग यही करते हैं। वे सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि कौन से काम से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और फिर सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को फैलाने की बजाय उसे केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही लेखक इस अध्याय में एक और बेहद उपयोगी रणनीति बताते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को दिशा देना। यानी जब भी आपको कोई जरूरी काम करने का मन न करे और आप उसे टाल रहे हों, तो उस समय का इस्तेमाल किसी और ऐसे काम में करें जो छोटा हो लेकिन फायदेमंद हो। जैसे नोट्स बनाना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, आइडिया सोचना या खुद को रिफ्रेश करना। इस तकनीक को डायरेक्टेड आलस कहा गया है, यानी ऐसा आलस जो आपको फिर से तैयार करता है, न कि आपको पीछे धकेलता है। इस अध्याय का सार यह है कि आलस को केवल बुरा मानना एक तरफा सोच है। अगर आप इसे समझदारी से दिशा दें, सोचें, सिस्टम बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें और अनावश्यक कामों से बचें, तो यही आलस आपको सबसे ज्यादा असरदार बना सकता है। लेखक कहते हैं, बीइंग लेजी इज नॉट द प्रॉब्लम, बीइंग लेजी विदाउट डायरेक्शन इज। अगली बार जब आप काम टालें तो खुद से ये पूछिए, क्या मैं इस आलस का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं इसे अपनी रचनात्मकता, प्लानिंग और ऊर्जा बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो आप सचमुच द आर्ट ऑफ लेजीनेस सीख रहे हैं। भाग 4, आलस को दोष नहीं, पहचान बनाएं। जब आलसी होना आपकी ताकत बन जाए। हम एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जहां आलसी कहलाना एक तरह का अपमान माना जाता है। स्कूलों में, दफ्तरों में, यहां तक कि घरों में भी अगर कोई बच्चा या व्यक्ति थोड़ी देर आराम कर ले तो उसे तुरंत टोका जाता है। इतना आलस क्यों कर रहे हो? इस सामाजिक मानसिकता ने आलसी शब्द को एक दोष, एक कमजोरी और कभी-कभी तो अपराध जैसा बना दिया है। लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब के लेखक इस सोच को पलटते हैं। वे कहते हैं, आलसी होने में कोई शर्म नहीं, बल्कि समझदारी है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग से यह धारणा निकालनी होगी कि आलस का मतलब है काम न करना या जिम्मेदारी से भागना। असल में आलस हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब वह थकता है, जब वह दिशा चाहता है, जब वह दोहराव से ऊबता है या जब वह कहता है, रुको, कुछ बेहतर सोचो। और जब हम इस संकेत को समझना शुरू करते हैं तो यह दोष नहीं, बल्कि एक दिशा सूचक बन जाता है। इस भाग में लेखक ने एक बड़ा विचार सामने रखा। आलस आपकी पहचान बन सकता है अगर आप इसे गर्व के साथ अपनाएं और उसमें मूल्य जोड़ें। यानी अगर आप खुद को आलसी कहते हैं तो उस शब्द को एक नए अर्थ में परिभाषित करें। जैसे, मैं आलसी हूं, इसलिए मैं काम को आसान और असरदार बनाता हूं। मैं आलसी हूं, इसलिए मैं सोच समझकर काम करता हूं, अनावश्यक चीजों में ऊर्जा नहीं लगाता। लेखक का मानना है कि कई बार हम अपने आलस को छिपाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें उसे ऑनर करना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो हमें बाकी लोगों से अलग सोचने की ताकत देती है। जरा सोचिए, जो लोग हर काम को सबसे तेजी से करने की कोशिश करते हैं वे थक कर चूर हो जाते हैं। वहीं जो सोचते हैं, काम का विश्लेषण करते हैं और उसे बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं, वे कम समय में ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यही वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर और लीडर कहा जाता है। और बहुत बार ये लोग भीतर से आलसी होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अपनी इस नई पहचान को अपनाने के लिए आपको गिल्ट से बाहर निकलना होगा। यानी अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो खुद को कोसने की बजाय यह सोचिए, क्या मेरा दिमाग मुझसे कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं थका हुआ हूं? क्या मैं किसी और बेहतर रास्ते की तलाश में हूं? जब आप खुद को दोष देना बंद करते हैं तो आपका आलस एक चेतना बन जाता है और यही बदलाव आपको बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आप अपने आलस को शर्म की नज़र से नहीं, समझदारी की नज़र से देखें।
ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप चीजों को एक नए और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। लेखक ने इसे एक सुंदर वाक्य में समेटा है, डोंट फाइट योर लेजीनेस, फीचर इट। मतलब, आलस से लड़ो मत, उसे अपनी खासियत बनाओ। तो अगली बार जब आप खुद को आलसी महसूस करें, तो खुद से कहिए, मैं आलसी हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं वही करता हूं जो वाकई जरूरी है, और वह भी कम प्रयास में, ज्यादा असर के साथ। भाग 5, कम करो, बेहतर करो। डू लेस, डू बेटर की कला। इस तेज दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई ज्यादा करने की होड़ में लगा है, ज्यादा काम, ज्यादा प्रोजेक्ट, ज्यादा प्लान्स, वहीं द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब का लेखक एक क्रांतिकारी विचार रखता है, डू लेस, डू बेटर, यानी कम करो लेकिन बेहतर करो। यह विचार न सिर्फ काम की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति, स्पष्टता और रचनात्मकता को भी संरक्षित करता है। लेखक कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए रहते हैं क्योंकि हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा व्यस्त रहना ही सफलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यस्तता अक्सर दिशाहीनता का संकेत होती है। लेखक बताते हैं कि जो लोग आलसी माने जाते हैं, वे अक्सर इस भीड़ से अलग होते हैं, क्योंकि वे बहुत कुछ करने की बजाय सिर्फ जरूरी और असरदार चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कम काम करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी है। लेखक कहते हैं कि जब आप कम काम करते हैं, तो आपके पास हर काम को गहराई से करने का समय होता है। आप क्वालिटी पर फोकस कर पाते हैं, आप सोच पाते हैं, रुक पाते हैं और चीजों को बेहतर बना पाते हैं। वहीं जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो न तो कुछ पूरा होता है, न ही कोई काम उच्च स्तर पर होता है। इस हिस्से में लेखक फोकस्ड आलस की बात करते हैं, यानी ऐसा आलस जो हमें फालतू कामों से बचाता है और जरूरी कामों पर टिके रहने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जो हर मीटिंग में नहीं जाता, हर ईमेल का तुरंत जवाब नहीं देता और हर टास्क को खुद करने की बजाय सिर्फ मुख्य कामों को प्राथमिकता देता है, वह आलसी नहीं, बल्कि स्मार्ट और असरदार है। लेखक बताते हैं कि इस डू लेस के लिए पहला कदम है न कहना सीखना। हमें लगता है कि ना कहने से हम खराब दिखेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि हर ना दरअसल किसी और हाँ को बचाने के लिए होता है, एक ऐसा हाँ जो हमारे असली लक्ष्य से जुड़ा हो। प्रोडक्टिव आलसी व्यक्ति बिना किसी गिल्ट के ना कहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर काम करना जरूरी नहीं होता, सही काम करना जरूरी होता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि डू बेटर का मतलब है हर काम को उसकी गहराई में जाकर करना। जब आप कम काम करते हैं, तो आप हर काम को पूरा ध्यान, ऊर्जा और सोच के साथ कर सकते हैं। आप डिटेल्स पर ध्यान दे सकते हैं और हर चीज में कुछ नया जोड़ सकते हैं। यह गहराई ही आपकी पहचान बनती है, आपकी सफलता की असली वजह बनती है। इस अध्याय का सार यही है कि ज्यादा करने की बजाय सही करना सीखिए। फोकस कीजिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह काम मेरी दिशा में योगदान दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि कम करना कोई हार नहीं है। यह एक समझदारी भरा चुनाव है जो आपको ज्यादा दूर तक ले जाता है। लेखक इस भाग को एक शक्तिशाली वाक्य से खत्म करते हैं, सक्सेस इज नॉट डूइंग मोर, इट इज डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड डूइंग इट एक्सेप्शनली वेल। यानी सफलता का मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि वही करना है जो वाकई मायने रखता है, और उसे बेहतरीन तरीके से करना है। भाग 6, आलस से आजादी नहीं, आलस से शक्ति लो। आलस को अपनाने की अंतिम कला। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए आलस से आजादी चाहिए। हमें आलसी होने से बचना होगा, खुद को मेहनती बनाना होगा, तब जाकर जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। लेकिन द आर्ट ऑफ लेजीनेस के लेखक इस सोच को पूरी तरह पलटते हैं। वे कहते हैं, आपको आलस से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि आलस को समझकर उसे एक शक्ति में बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब आप आलस से लड़ना छोड़कर उसे अपनाते हैं, तभी आप खुद के साथ सच्चे बनते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपने आलसी स्वभाव को पूरी तरह नकारते हैं, वे अक्सर अपनी आंतरिक चेतना से कट जाते हैं। वे समाज के तय किए हुए रास्तों पर तो चलते हैं, लेकिन उनके भीतर बेचैनी रहती है। वे बिना रुके काम करते हैं, लेकिन यह काम उन्हें भीतर से संतुष्टि नहीं देता। इसके विपरीत जो लोग अपने आलस को समझते हैं, स्वीकार करते हैं
और चेतन रूप से उसका मार्गदर्शन करते हैं, वे ज्यादा सटीक, गहरे और रचनात्मक काम कर पाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि आलस का मतलब काम से भागना नहीं है, बल्कि यह खुद को समय देना, सोचने की जगह बनाना और भीतर की आवाज सुनना है। जब हम अपने जीवन की गति को धीमा करते हैं तो हम न सिर्फ बाहरी दुनिया को बेहतर तरीके से देख पाते हैं, बल्कि खुद को भी जानने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आंतरिक शक्ति का जन्म होता है। लेखक कहते हैं कि आलस को शक्ति में बदलने के लिए आपको 3 प्रमुख चीजें अपनानी होंगी। 1. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। आप काम के बीच में थकान महसूस करते हैं, रुकना चाहते हैं, सोच में समय देना चाहते हैं, तो उसे दबाइए मत। ये आपकी चेतना का हिस्सा है। 2. दिशा, डायरेक्शन। आलस को दिशा दीजिए। उसे एक निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि क्रिएटिव पॉज बनाइए। रुकिए, सोचिए, विश्लेषण कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, बेहतर तरीके से। 3. नया परिभाषा, रीडेफिनेशन। आलस को कमजोरी न कहिए, बल्कि उसे गहराई से सोचने की शक्ति, सादगी से जीने की कला और फालतू की चीजों से बचने की समझदारी के रूप में परिभाषित कीजिए। लेखक इस अध्याय को एक बहुत सुंदर विचार के साथ समाप्त करते हैं। ट्रू पावर लाइज नॉट इन कॉन्स्टेंट एक्शन बट इन कॉन्शियस पॉज। यानी सच्ची शक्ति लगातार करने में नहीं, बल्कि सोच समझकर रुकने में होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप आलसी हो रहे हैं तो खुद से नफरत मत कीजिए। उसकी वजह खोजिए। क्या आप थके हैं? क्या आप ज्यादा सोच रहे हैं? या फिर क्या आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपको ज्यादा संतुष्टि दे? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आलस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति बन जाता है। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ लेजीनेस किताब का सार समाप्त होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि आलस कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक ऐसी ताकत जो हमें कम में ज्यादा पाने की कला सिखाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि द आर्ट ऑफ लेजीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है जो हमें सिखाती है कि कम मेहनत में कैसे ज्यादा हासिल किया जा सकता है। यह किताब आलस को मिटाने की नहीं, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की बात करती है। आलसी होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम बिना दिशा के, बिना योजना के सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। अगर हम आलस को सही दिशा में मोड़ें तो वही आलस हमें फोकस, दक्षता और सफलता की ओर ले जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद वे भी इसी सोच की तलाश में हों। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की गहराई में जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई किताब आए तो आप सबसे पहले जानें। याद रखिए, आलस से भागिए मत, उसे समझिए और अपना हथियार बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।